हेलो एवरीवन, सभी प्यारे बच्चों को रक्षाबंधन की ढेरों शुभकामनाएं। शुरू करेंगे आज की क्लास को और जो टॉपिक है वो आप सभी से रेलेवेंट है। आज की क्लास का टॉपिक है सिविल सर्विसेज और दूसरे गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी। कैसे सालों साल अपना जीवन अपनी जवानी बच्चे झोंक देते हैं इस ट्रैप में, इस जाले में कि सिविल सेवा की जॉब मिल जाए, जबकि इस जॉब में कुछ भी ऐसा खास नहीं है जो इस जॉब के बिना आप ना कर पाएँ। चलिए शुरू करते हैं आर्टिकल को अपने क्विज के साथ में। एक नया पर्सपेक्टिव मिलेगा आपको, है ना। चलिए, कुछ क्वेश्चंस आपके सामने हैं जो भी क्लास में सीखेंगे, क्लास के अंत में इन क्वेश्चंस पे अप्लाई करना है। कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर और वोकैब तीनों इसमें इंक्लूडेड हैं। सॉल्यूशंस आपको क्लास के लास्ट में करवाएंगे। आइए पूरे मन से लेक्चर को शुरू करें। कह रहा है जी द सेडक्टिव ट्रैप ऑफ द सिविल सर्विसेज। देखिए, ट्रैप मतलब जाला। कह रहा है जी जाला सा है सिविल सर्विसेज का जो सेडक्टिव है। सेडक्टिव क्या होता है? एक ऐसी चीज़ जो आपको सिड्यूस करे, आपको अपनी तरफ आकर्षित करे या किसी गलत काम करने के लिए आपको प्रेरित करे। समझ गए ना? सिड्यूस नाम के वर्ड को भी डिटेल में आपको बताऊंगा। थोड़ा सा सेक्सुअल इसका कनोटेशन होता है। अगर कोई चीज़ आपको इतना पागल कर दे, इतना लुभा ले, इतना मन आपका मोह ले कि आप सब चीज़ें छोड़ के उस चीज़ के पीछे पड़ जाएं, तो वो चीज़ बड़ी सेडक्टिव है, बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब करने वाली है। कह रहा है जी यही दिमाग ख़राब करने वाला लुभावना ट्रैप है भारत में सिविल सेवाओं का। टाइटल पैराग्राफ को देखते हैं। कह रहा है जी पब्लिक सर्विस हैज़ नीदर द मोनोपली नॉर प्रोवाइड्स एनी एक्स्ट्रॉर्डनरी अपॉर्चुनिटी टू सर्व द नेशन। कह रहा है जो पब्लिक सर्विस है, देखिए पब्लिक जब भी वर्ड आप देखें इंग्लिश में ये वर्ड गवर्नमेंट से इंटरचेंजेबल होता है। पब्लिक सर्विस यानी गवर्नमेंट सर्विस, पब्लिक मनी यानी गवर्नमेंट मनी। समझ पा रहे हैं आप? कह रहे हैं जी जो गवर्नमेंट सर्विस है या पब्लिक सर्विस है, गवर्नमेंट सर्विस में हम पब्लिक की तो सेवा करेंगे। कह रहा है जी इसके पास है ना तो कोई मोनोपली। मोनोपली मतलब एकाधिकार, किसी चीज़ के ऊपर आपका अकेले आपका जो, समझ गए ना, राइट हो, वो होती है मोनोपली। तो ना तो इसका एकाधिकार है, ना ही ये प्रोवाइड करती है किसी एक्स्ट्रॉर्डनरी, किसी खास मौके को, अपॉर्चुनिटी को देश की सेवा का। समझ गए? देश की सेवा करनी है, करियर बनाना है तो बहुत मौके हैं, बहुत चीज़ें हैं बाज़ार में। आप सिर्फ अपनी आँख खोलने से कतरा रहे हैं और आपको लगता है कि मैं आईएएस बनूंगा, क्लर्क बनूंगा, इंस्पेक्टर बनूंगा, इसी से मैं मेरा और मेरे समाज का भला कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है। पब्लिक सर्विस सब्जेक्ट है आपका, है जिसकी वर्ब है, दूसरी वर्ब है प्रोवाइड्स। नीदर नोर से दोनों वर्ब्स जुड़ी हुई होनी चाहिए, लेकिन टेक्निकली ऐसा हुआ नहीं है, गलत ओरखा है यहाँ। ये जो नीदर है ना, इसको हैज़ से पहले होना चाहिए। पब्लिक सर्विस नीदर हैज़ द मोनोपली नोर प्रोवाइड्स एनी एक्स्ट्रॉर्डनरी अपॉर्चुनिटी। जब नीदर और नोर से दोनों को जोड़ोगे तो दोनों वर्ब्स कनेक्ट होंगी, है ना। पहली वर्ब नीदर के बाद, दूसरी वर्ब नोर के बाद। याद रखना है नीदर नोर, इधर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, इनके बाद एक ही टाइप का वर्ड आएगा। या तो दो नाउन आएंगे, दो एडजेक्टिव्स आएंगे, दो वर्ब्स आएंगी, है ना, इस तरीके से। चलिए, मोनोपोली आपने देख लिया। मोनोपोली से एक मिलता जुलता वर्ड है डिओपोली। मोनोपोली में आपका एकाधिकार हो जाता है। जैसे कोई कंपनी हो बाज़ार में और वही सिर्फ उस प्रोडक्ट को बनाती हो। अब आपकी मजबूरी है, या तो वो प्रोडक्ट यूज़ नहीं करें और करें तो उसी कंपनी से लें। जैसे एक वक्त में BSNL की हुआ करती थी टेलीकॉम मार्केट में, ठीक है, वो थी मोनोपोली। लेकिन डिओपोली क्या होती है? जब दो कंपनियां मिलकर मोनोपोली बना लें। जैसे आज की डेट में आपको स्विगी और जोमेटो की मोनोपोली, डिओपोली मिलेगी। अगर फूड मंगाना है ना कहीं से पका हुआ, तो स्विगी से मिलेगा या जोमेटो से मिलेगा, तीसरी कोई कंपनी नहीं है। तो इस तरीके से जब दो कंपनियां बाजार पे कब्जा कर लेती हैं उसको बोलते हैं डिओपोली। चलिए आगे बढ़ेंगे, वो कैब पे नज़र डालते हैं आर्टिकल की। क्लास आपको बिल्कुल आज रेलेवेंट भी लगेगी और नया पर्सपेक्टिव देने की कोशिश करेंगे। क्लास के अंत में कुछ चीज़ें मैं आपसे खुद भी शेयर करूंगा, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस। सिविल सेवाओं की और सरकारी नौकरियों की तैयारी क्यों लंबे वक्त तक नहीं करनी चाहिए और इसके बजाय आप क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो क्लास के बीच में कहीं पे आपसे छोटा सा एक सेशन ये भी करेंगे। क्लास को एक लाइक और एक शेयर जरूर से देना। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपको @YourEnglishTutor टाइप करना है, टेलीग्राम में आपको ग्रुप मिल जाएगा। साथ ही YT ऐप पे आप तैयारी कर सकते हैं अपने एग्जाम्स की, चाहे SSC हो, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग हो, UPSC का हो या बैंकिंग का हो। ऐप का लिंक कमेंट सेक्शन में दिया गया है।
राइटिंग के कोर्स में आप सीख सकते हैं राइटिंग लगभग 60 से 70 घंटों में। फ़ायदा आप ले सकते हैं इस कोर्स का। यूपीएससी के कोर्स में आप अपना मीडियम चेंज कर सकते हैं, किसी और लैंग्वेज से इंग्लिश में माइग्रेट कर सकते हैं। यूपीएससी के सभी एस्पेक्ट्स कवर्ड हैं, आंसर राइटिंग, एसे राइटिंग, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, सीसेट। एसएससी और बैंकिंग के कोर्स में आपको सारे वैरायटी के क्वेश्चन सोल्व करना सिखाया जाता है। 100 से 1.25 घंटों के कोर्सेज हैं, आप भरपूर अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, टीम का नंबर है व्हाट्सएप, आप इस नंबर पे टीम से जुड़ सकते हैं वाया व्हाट्सएप। चलिए वोकैब शीट अपनी थोड़ा मैं इसको जूम इन कर लेता हूँ। देखिए सीड्यूस एक वर्ब अंग्रेजी में, वर्ब लिख लेना, इसको मैंने गलत लिख दिया, शायद नाउन कर दिया। सीड्यूस का मतलब होता है किसी को अट्रैक्ट करना, लेकिन किस काम के लिए? सेक्सुअल फेवर्स के लिए, किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए। अगर किसी को आप अट्रैक्ट कर लेते हैं, किसी लड़के या लड़की को, तो आपने उस पर्सन को सीड्यूस कर लिया है। समझ गए ना? अब इसमें हो सकता है लव इन्वॉल्व हो सकता है बिना लव के हो जाए, लेकिन ये वर्ड थोड़ा सा नेगेटिव वर्ड है ना, सीड्यूस करना। सीड्यूस वर्ड का दूसरा मीनिंग क्या होता है? किसी चीज़ को या किसी इंसान को सही रास्ते से भटकाना। ठीक है, जैसे कोई नया फ़ोन आया बाज़ार में, आईफोन, आपकी तनख्वाह है 20-25 हज़ार रुपये, लेकिन आपने कर्जा लेकर के 1.25 लाख का फ़ोन ले लिया, तो उस फ़ोन ने भी आपको सीड्यूस कर लिया। जो सही रास्ता था, सही बिहेवियर था, उससे आप हट गए। तो ये वर्ड दोनों ही तरीके से यूज़ होगा, सेक्सुअल और नॉन सेक्सुअल कॉन्टेक्स्ट में। इसको लुभाना बोल सकते हैं। लुभाने को एल्योर, एंटाइस, टेम्प्ट और इन्फेचुएट से भी बताया जाता है। आज आप एल्योर भी देखेंगे, इन्फेचुएट भी देखेंगे और सीड्यूस भी देखेंगे। देख लो, तीनों वर्ड्स एक दूसरे के सिनोनिम एक ही आर्टिकल में आए हैं। द नॉवल डिपिक्ट्स अ स्टोरी ऑफ अ मिडल एज प्रोफेसर हु सीड्यूसेस अ यंग स्टूडेंट। ये नॉवल जो है दिखाती है एक स्टोरी को एक मिडल एज प्रोफेसर की। मिडल एज मतलब जो 40 से 50 के बीच में है या 55 के बीच में है, 45 से 55। कह रहा है इसकी एक स्टोरी बताती है एक प्रोफेसर की, जो सीड्यूस करता है, सेक्सुअली अट्रैक्ट करता है एक यंग स्टूडेंट को, एक नौजवान अपनी स्टूडेंट को। तो एक बहुत अच्छी नॉवल है, डिस्ग्रेस नाम से, J.M. कोएट जी की नॉवल है, काफ़ी पुरानी, 20 ईयर्स पुरानी है, तो वहाँ से सेंटेंस आप देख सकते हो। चलिए, क्विक एंड ईजी मनी ऑफ्टन सीड्यूसेस वीक इंडिविजुअल्स इनटू इविल बिजनेसेस। आसान और जल्दी से बनने वाला पैसा अक्सर लुभा लेता है, सीड्यूस कर लेता है कमज़ोर लोगों को ख़राब धंधों में, इविल बिजनेसेस में। तो ये वर्ड आर्टिकल में आएगा। अगला वर्ड अपने पास मैलेज। मैलेज का मतलब होता है कष्ट या पीड़ा, बीमारी, किसी भी तरह का, फिजिकल हो या मेंटल हो, ऐसे कष्ट को, ऐसी परेशानी को मैलेज बोलते हैं। टू फाइट विद द मैलेज ऑफ करप्शन द लोकपाल बिल हैज़ बिन पास बाय द इंडियन पार्लियामेंट। फाइट करने के लिए करप्शन नाम की बीमारी को या पीड़ा को, लोकपाल बिल को पास कर दिया गया पार्लियामेंट के द्वारा। पीड़ा, कष्ट को एलमेंट, अनईज भी बोलते हैं। यू विल सी द वर्ड मैलेज इन द आर्टिकल टुडे। अगला वर्ड अपने पास प्रे। देखिए ये वो वाला प्रे नहीं है प्रार्थना करने वाला, वो होता है PRAY। और ये कौन सा है जी? ये है PREY। दोनों में फ़र्क है ना। प्रे मतलब प्रार्थना करना, पूजा करना, और ये प्रे का मतलब होता है किसी पे शिकार करना। जिसका शिकार करेंगे उसको प्रे ऑन करेंगे। जैसे लॉयंस जो हैं प्रे ऑन करते हैं डियर पे, शेर जो है हिरन का शिकार करते हैं। और अगर आप किसी के सामने शिकार हो रहे हैं, किसी का शिकार बन रहे हैं, तो यू फॉल प्रे टू समथिंग। समझ रहे हो, दोनों अलग अलग फ्रेज हैं। शिकार करना, प्रे ऑन समथिंग, किसी का शिकार बनना, फॉल प्रे टू समथिंग। विक्टिम या टारगेट बोल सकते हैं प्रे को, शिकार को। सम अनसस्पेक्टिंग पीपल फेल प्रे टू द ट्रैप बाय शेयरिंग देयर अकाउंट डिटेल्स विद स्कैमर्स ऑनलाइन। कुछ अनजान या अनसस्पेक्टिंग पीपल थे, जिनको ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं था, जिनको ज़्यादा कुछ शक नहीं होता है। कह रहा है ये लोग जो हैं शिकार हो गए, फेल प्रे टू कर गए। फेल प्रे टू करना, शिकार हो जाना। और किसका? इस ट्रैप का, इस जाले का। और कैसे? शेयर करके अपनी अकाउंट डिटेल्स को स्कैमर्स के साथ ऑनलाइन। तो कभी कभी आपके पास फ़ोन आएंगे ना, वो जमतारा वाले, क्रेडिट कार्ड ब्लॉक हो गया आपका और फलाना ढिमकाना, तो वो आपसे आपकी अकाउंट इन्फॉर्मेशन मांगेंगे। कुछ भोले लोग अपनी डिटेल्स दे भी देते हैं और शिकार हो जाते हैं, फेल प्रे टू करते हैं। चलिए लास्ट वर्ड है अपने पास, ली वे। देखिए ली वे का मतलब होता है किसी काम को करने का स्कोप या गुंजाइश, फ्रीडम या, समझ गए ना। एक्स्ट्रा कैश फ्लो इन द बिजनेस विल प्रोवाइड ली वे टू आवर ऑपरेशंस। जो एक्स्ट्रा कैश फ्लो है, जो एक्स्ट्रा मनी का फ्लो है हमारे बिजनेस में, वो हमें कुछ गुंजाइश देगा हमारे ऑपरेशंस के लिए।
गुंजाइश को या फ्रीडम को एल्बो रूम भी बोलते हैं। लैटिट्यूड, हेड रूम और बैंडविड्थ, ये सभी वर्ड से बताया जाता है। मान लीजिए आपको कोई काम करना है और आपको ऐसा बोल दिया जाए कि भैया काम पूरा करके दो, 15 घंटे में करके दो और जैसे करना है वैसे करो, तो आपको बहुत लीवे मिलेगा उस काम में। जैसे करना है वैसे कर लो, आपकी इच्छा है, आपको पूरी गुंजाइश मिली हुई है। समझ पा रहे हो ना? ऐसे इस वर्ड को आप याद रखें, एल्बो रूम या लीवे। चलिए लास्ट वर्ड है रैम्पेंट। ऐसी चीज़ जो खराब हो, गलत हो और अनकंट्रोलेबल हो। आपके सामने है, हो रही है लेकिन रोक नहीं पा रहे हैं, ऐसी चीज़ को बोलते हैं रैम्पेंट। अनकंट्रोलेबल और अनरिस्ट्रेंट, अनचेक्ड, अनब्रिडल्ड, अनफेटर्ड, सभी इसके सिनोनिम्स हैं। ब्रिडल का मतलब होता है लगाम, अनब्रिडल्ड मतलब बिना लगाम का। फेटर का मतलब होता है बेड़ियाँ, अनफेटर्ड मतलब जिसके कोई बेड़ियाँ ना हो, कोई चेन्स ना हो, कोई रुकावटें ना हो। द एलिगेशंस ऑफ रैम्पेंट करप्शन मेड द मिनिस्टर रिज़ाइन। जो आरोप थे धड़ल्ले से होने वाले करप्शन के, उन्होंने मिनिस्टर को रिज़ाइन करवाया। उन आरोपों की वजह से मिनिस्टर ने कुर्सी को छोड़ा। तो ये रैम्पेंट वर्ड बहुत बार आता है आर्टिकल्स में, सबको याद हो ही गया होगा ऑलरेडी, तो आप इसको आज आर्टिकल में देखेंगे। वोकैब थोड़ी हैवी है आज की, लाइट नहीं है बिल्कुल भी। अब आ जाओ आर्टिकल पे, एक समरी आपको दें, किस बारे में लिखा हुआ आपको पता लगे। देखो, एक बहुत बड़ा यूथ का एक प्रपोर्शन है, खास करके टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज़ का। टीयर 1 सिटीज़ में नहीं मिलेगा आपको, बेंगलोर में, दिल्ली में, मुंबई में नहीं मिलेंगे, छोटी जगह मिलेंगे। 21 से 35 साल के या 33 साल के बच्चे हैं, या रादर कहें कि यूथ हैं, और उनका एक ही ऑब्जेक्टिव है लाइफ का कि सरकारी नौकरी मिले। करियर नहीं चाहिए उनको, पैसा नहीं चाहिए उनको, स्किल्स भी नहीं चाहिए, उनको सरकारी नौकरी चाहिए। अब ये सरकारी नौकरी सबको तो नहीं मिल सकती। अगर 15 करोड़ लड़के लड़कियां सरकारी नौकरी चाहते हैं, लेकिन देश में टोटल सरकारी नौकरियां ही 1 करोड़ है, 2 करोड़ है, तो फिर चाहे आप कोटा लगा लो, रिजर्वेशन निकाल दो, सबको कोटा दे दो, सबका कोटा छीन लो, कुछ भी कर लो आप, 15 करोड़ लोग कभी भी 2 करोड़ नौकरियों पे काम नहीं कर सकते। अब ये एक ट्रैप है, ये ट्रैप है कि सरकारी नौकरी बड़ी आसान होती है, बड़ा उसमें मज़ा आता है। कह रहा है जी ये ट्रैप से बाहर निकलना होगा आपको। नौकरियां बहुत हैं, आपको स्किल्स की ज़रूरत है, और स्किल्स बाज़ार के अंदर ले सकते हो आप। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा आगे। जो बच्चे इस ट्रैप में आप में से फंसे हुए हैं, उनको भी मैं एक साइड ऑप्शन है ना, एक सेकंड ऑप्शन देने के तरीके से कुछ चीज़ें मैं आपसे शेयर करूंगा। तो कह रहा है जी वहाँ लगो ना अगर लगना है तो। और पब्लिक सर्विस या देश की सेवा सिर्फ सरकारी नौकरी से होगी, तो अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप मूर्ख हैं। देश की सेवा करने के बहुत तरीके हैं। आज के आर्टिकल की यही समरी है, और टोन है आज की सार्कास्टिक और सार्डोनिक। यहाँ लिख देता हूँ सार्डोनिक। सार्डोनिक का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा तंज भरे तरीके से सरकास्टिक होना। एक तो सरकास्टिक होता है ना, चिढ़ाने वाला और इस तरीके का। सार्डोनिक जो है उसका एक इंटेंस फॉर्म है। तो इस तरह की टोन्स भी याद रखना जब बहुत ज़्यादा सरकाजम या व्यंग दिया हो आर्टिकल के अंदर। चलिए अब शुरू करते हैं आर्टिकल को। कह रहा है जी रिसेंटली इंडियाज ऑब्सेशन विथ द सिविल सर्विसेज हैज़ हिट अ न्यू लो, कास्टिंग अ शैडो ओवर इट्स वन स्टेलर रेपुटेशन। कह रहे हाल ही में भारत का जो ऑब्सेशन है, ऑब्सेशन यानी जुनून, किसी चीज़ को लेकर सनक। कह रहे भारतीयों की जो सनक है या जुनून है सिविल सेवाओं को लेकर के, खास करके यूपीएससी को लेकर के, कह रहा है वो हिट कर गया है एक नए लो को। लो का मतलब होता है निचला पॉइंट, तो वो एक नए निचले पॉइंट पे आ गए हैं, यानी लोगों का मोह भंग होने लगा है। पहले उनका ऑब्सेशन ज़्यादा था, अब उनका कम होने लगा है। और कैसे? कास्ट करते हुए यानी डालते हुए या फेंकते हुए एक शैडो को, परछाई को, और ये परछाई डाली गई है सिविल सेवाओं की वन स्टेलर रेपुटेशन पे। रेपुटेशन होती है आपकी प्रतिष्ठा। स्टेलर का मतलब होता है शानदार, एक्सीलेंट, और वंस का मतलब है जो एक बार हुआ करती थी, आजकल नहीं है। तो किसी वक्त जो बहुत शानदार प्रतिष्ठा हुआ करती थी यूपीएससी की, आज उस यूपीएससी के लिए जुनून एक नए लो लेवल पे आ गया है कुछ घटनाओं के बाद। समझ गए सेंटेंस? ऑब्सेशन की वर्ब है हैज़ हिट, हैज़ प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब ये हिट वर्ब ही ऐसी है जिसकी V1 और V2 और V3 सेम है। तो हिट 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 याद है ना, कट कट कट, पुट पुट पुट। तो हिट कट पुट सेट स्प्रेड कास्ट फोरकास्ट ब्रॉडकास्ट, है ना, ये बर्स्ट, सारी वर्ब्स को आपको याद रखना है जिनकी V1 V2 V3 कभी चेंज नहीं होगी। चलिए कास्टिंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन है। जब हमारा जुनून एक नए निचले स्तर पे आया
वो आया उसी वक्त कास्ट करते हुए यानी डालते हुए। कास्ट का मतलब होता है फेंकना, जैसे मछुआरा जाला फेंकता है ना पानी में, वो कास्ट करता है, तो वैसे ही फेंका इसने एक शैडो को यूपीएससी की रेपुटेशन पे। चलिए, ऑब्सेशन, फिक्सेशन, प्री ऑक्यूपेशन, बहुत सारे सिनोनिम है जुनून के, यहाँ लिख देता हूँ मैं। फिक्सेशन लिखा हुआ है ना, एक और वर्ड है प्री ऑक्यूपेशन। सब के बाद में विद आता है जिस भी चीज़ के लिए आपका जुनून है। कह रहा है जी क्या घटनाएं हुई। फर्स्ट, महाराष्ट्र सॉ अ ट्रेनिंग ऑफिसर कॉट फेकिंग हर क्रेडेंशियल्स एंड देन दिल्ली विटनेस्ड द ट्रेजिक प्रिवेंटेबल डेथ्स ऑफ 3 एस्पिरेंट्स। कह रहे जी पहली घटना ये हुई कि महाराष्ट्र ने देखा एक ट्रेनिंग ऑफिसर जो था, जो पकड़ा गया फेक करते हुए, नकली बनाते हुए अपने क्रेडेंशियल्स को, अपने सर्टिफिकेट्स को। और फिर दिल्ली ने विटनेस किया, दिल्ली ने गवाह बना उस ट्रेजिडी भरे, उस खराब तरीके के प्रिवेंटेबल डेथ को या मौतों को, जो है 3 एस्पिरेंट्स की। तो इनकी डेथ जो थी वो रोकी जा सकती थी। बहुत ट्रेजिक है, 3 लोगों को अपनी जान देनी पड़ी कोचिंग सेंटर में या उसकी लापरवाही से। तो ये दोनों केस हमने यूपीएससी और सिविल सेवाओं से जुड़े हुए देखे। महाराष्ट्र की वर्ब है सो, दिल्ली की वर्ब है विटनेस। विटनेस करना और सी करना एक ही बात है, किसी चीज़ का गवाह बनना, किसी चीज़ को देखना। यहाँ भी V2 लगी हुई है और यहाँ भी V2 लगी हुई है, ध्यान दिया करो वर्ब कौन सी लगी हुई है, सब्जेक्ट कौन है। चलिए, क्रेडेंशियल्स होते हैं आपके सर्टिफिकेट्स, आपकी ग्रेजुएशन की, 10th की, 12th की मार्कशीट, आपका कास्ट सर्टिफिकेट, या हो सकता है आपका कोई डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट हो, है ना। कोई भी चीज़ जो आप अपने एलिजिबिलिटी के लिए सामने रखते हैं, उसका अगर सर्टिफिकेट लाएंगे तो वो क्रेडेंशियल कहलाएगा। चलिए, ट्रेनिंग ऑफिसर कौन आप समझ गए होंगे, पूजा खेड़कर की बात हो रही है। कह रहा है जी बोथ इंसिडेंट्स रिवील अ डीप मैलिस। दोनों इंसिडेंट्स जो हैं रिवील करते हैं, खुलासा करते हैं एक गहरी बीमारी का भारत में, डीप मैलेज का। और क्या है, द इन्फैचुएशन विद द सिविल सर्विसेज इज टर्निंग इनटू अ ट्रेजिक फार्स। जो इन्फैचुएशन है, जो लुभावनापन है सिविल सर्विसेज के साथ, जो मन मोह लिया है सिविल सर्विसेज ने, ये लुभावनापन, ये आकर्षण, ये बदल रहा है एक ट्रेजिडी भरे फार्स में, मखौल में, मजाक में और ढोंग में। समझ गए ना। हर आदमी को कलेक्टर बनना है, सबको, है ना, IPS IAS बनना है, रील बनानी है, फिर आँख में से क्या निकलेगा, लेज़र निकलेगा, है ना, पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक होगा। सबको लगता है कि जीवन इसीलिए मिला है कि इन्हीं में से कुछ बन जाए। तो ये इन्फैचुएशन है हमारा, ज़रूरत से ज़्यादा प्रेम है, प्यार है सिविल सर्विसेज को लेकर के। इंसिडेंट्स की वर्ब है रिवील, इन्फैचुएशन की वर्ब है टर्निंग, फार्स मतलब तमाशा। इसको आप मखौल, मजाक भी बोल सकते हैं। जब कोई ऐसा काम हो रहा होता है ना जिसको देख करके आपको हंसी भी आए और शर्म भी आए, अंग्रेजी में उसको बोलते हैं फार्स। ठीक है, चलिए, मैलेज आपने देख लिया, डिस्कम्फर्ट, डिजीज, बीमारी या कष्ट पीड़ा को बोलते हैं मैलेज। चलिए, अब ये क्रेडेंशियल वर्ड को देख लेना, इससे 2 3 4 अलग अलग वर्ड्स बनते हैं, सबको आपको पता होना चाहिए वर्ड्स। ये वर्ड क्रेडेंशियल जो बना है ना, ये बना क्रेड से। अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं तो क्रेड नाम की एक ऐप भी है, क्रेड। क्रेड का मतलब होता है भरोसा या विश्वास। क्रेड एक रूट अंग्रेजी में, इसका मतलब होता है विश्वास या भरोसा। तो क्रेड से एक वर्ड बना क्रेडिबल, ऐसी चीज़ जो भरोसेमंद हो, जिस पे ट्रस्ट किया जा सके। क्रेडिबल पर्सन, क्रेडिबल स्टेटमेंट। और इसका बिल्कुल उल्टा है इनक्रेडिबल, ऐसी चीज़ जिसको सुन के लगे कि ये हो ही नहीं सकता, जो इम्पॉसिबल लगे, अनलाइकली लगे, जिस पे भरोसा ना आए। तो ये दोनों वर्ड्स एक दूसरे के एंटोनिम्स हैं, बनेंगे क्रेड से। फिर एक और पेयर बनेगा क्रेडुलस और इनक्रेडुलस का। ये था क्रेडिबल, भरोसे के लायक। क्रेडुलस मतलब ऐसा आदमी जो किसी पे भरोसा कर ले बिना बात, बहुत जल्दी, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको कुछ भी बोल दो मान लेंगे। तो ऐसा आदमी, ऐसा कोई भी चीज़, कोई पर्सन, इंडिविजुअल जो ट्रस्ट करता हो हर चीज़ को बिना किसी एविडेंस के, वो होता है क्रेडुलस। बहुत भोला भाला, सीधा साधा आदमी। और इसका बिल्कुल उल्टा है इनक्रेडुलस। इनक्रेडुलस को आप सबूत भी दे देंगे तब भी ये शक करेगा, डाउट करेगा हर चीज़ पे, डिस्पोज टू डाउटिंग ऑन एवरीथिंग। तो ये पांचों वर्ड भरोसे क्रेड से बने हुए हैं, इनको दिमाग के कोने में रखना। 2 3 बार रिपीट हो गए हैं इसी महीने में, ताकि आप इनको याद रख सकें। आगे बढ़ेंगे। इन्फैचुएशन होता है किसी के लिए अट्रैक्शन, किसी के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन। जैसे आपको किसी लड़के या लड़की से हो जाता है ना, वो भी इन्फैचुएशन ही होता है इनिशियल स्टेज में। कह रहा है जी बैक इन द डे प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज वॉज अ नेशनल पास टाइम। कह रहा है बैक इन द डे की बात करें, 20 30 50 साल पुरानी बात करें, तो प्रिपेयर करना जो काम था सिविल सर्विसेज के लिए,
वो एक नेशनल पास टाइम था, पूरे देश का एक पास टाइम था। पास टाइम क्या होता है? ऐसा टाइम, ऐसी कोई चीज़ जो आपका टाइम पास कर दे। सच में इसी से बना है पास टाइम। तो सिविल सर्विसेज को लोग टाइम पास करने के लिए, है ना, इसको दिया करते थे। हो गया, नहीं होगा तो कुछ देख लेंगे। कह रहा है जी ये बिल्कुल कैसा था? अकिन टू बिंज वॉचिंग सॉप ओपेरास बट विद मोर डिग्निटी एंड जॉब सिक्योरिटी। कह रहा है ये बिल्कुल अकिन टू था, सिमिलर टू था, बिल्कुल जैसा था बिंज वॉच करने के सॉप ओपेरास को। देखिए, बिंज ईटिंग, बिंज वॉचिंग, जब भी किसी काम को बेहद तरीके से आप करते हैं बिना लिमिट्स के, तो आप उसको बिंज लगा के बताते हैं। बिंज ईटिंग मतलब बस पागलों की तरह खाने पे टूट पड़ना। बिंज वॉचिंग मतलब घंटों घंटों किसी चीज़ को टीवी में देखते रहना। कह रहा है बिल्कुल बिंज वॉचिंग की तरह, उस बीमारी की तरह था जो थी सॉप ओपेराज को देखने की, या यूं कह दो कि वेब सीरीज़ को देखने की, लेकिन इसमें ज़्यादा डिग्निटी थी और जॉब सिक्योरिटी थी। लोग यूपीएससी की तैयारी करते थे लेकिन अपनी डिग्निटी बनाए रख करके। ऐसा नहीं है दिल्ली में कहीं बैठे हैं और किसी जगह बैठे हैं और वहाँ पे मतलब आपको ऐसा जीवन जीना पड़ रहा है जिसमें डिग्निटी भी नहीं है, क्योंकि आप तैयारी यूपीएससी की करते हैं, बड़ी ख़राब दशा में रहते हैं। तो पहले ऐसा नहीं था। प्रिपेयरिंग की वर्ब है वॉस, अकेन टू, सिमिलर टू, एक ही बात है। टू लगेगा इनके बाद में, जो भी चीज़ के आप समान हैं, बराबर हैं। बिंज मैंने आपको बता दिया, बिंज ईटिंग, बिंज वॉचिंग, किसी भी चीज़ की अति करना। कह रहा जी देन इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हैपेंड, ब्रॉडनिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज़ एंड रिड्यूसिंग गवर्नमेंट हायरिंग। कह रहा है जी फिर क्या हुआ? फिर 1992 में हुआ इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, यानी आर्थिक उदारवाद। पता होगा आपको, लिबरलाइजेशन के बाद देश में सब प्राइवेट कंपनियां आई, इकोनॉमी को खोला गया। कह रहा है जी फिर ये एलपीजी नाम की घटना हुई, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन जिसको बोलते हैं। कह रहा है और फिर क्या हुआ? ये हुआ ब्रॉडन करते हुए, बड़ा करते हुए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को, नौकरी के मौक़ों को, और रिड्यूस करते हुए सरकार की हायरिंग को। कह रहा है जी येट द एल्यूर ऑफ अ कशी गवर्नमेंट जॉब लिंगर्ड एंड 6 पे कमीशन सैलरी रिविजन्स मेड द गवर्नमेंट द गो टू एम्प्लॉयर ड्यूरिंग इकोनॉमिक डाउनटर्न्स। कह रहा है फिर भी सरकार की हायरिंग कम हुई, सरकारी नौकरियों की संख्या कम हुई, लेकिन फिर भी जो एल्यूर है, अट्रैक्शन है, जो चार्म है, एल्यूर याद है ना, सिडक्शन, एल्यूर, किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा लुभावनापन। कह रहे जो एल्यूर या अट्रैक्शन है कशी या आरामदायक गवर्नमेंट जॉब का, ये लिंगर किया, ये बना रहा, ये कंटिन्यू करता रहा। और जो 6वां पे कमीशन था सन 2016 के आसपास, इसकी सैलरी रिविजन्स, इससे सैलरी में जो रिविजन्स आए, उन्होंने बना दिया सरकार को आपका गो टू एम्प्लॉयर। गो टू मतलब फर्स्ट चॉइस। आपका गो टू आदमी वो होता है जिसके पास आप सबसे पहले जाते हैं। गो टू बार्बर वो है जो आपका सबसे पहली चॉइस वाला बार्बर है। समझ गए ना? नहीं है तो सरकार को भी गो टू एम्प्लॉयर बना दिया इकोनॉमिक डाउनटर्न्स के दौरान, आर्थिक मंदियों के दौरान। समझ पा रहे हो सेंटेंस को? तो बहुत चीज़ें बदली, लेकिन 6वें पे कमीशन में सैलरी इतनी ज़्यादा मिली कि सबको चाहिए सबसे पहले सरकारी नौकरी। एल्योर की वर्ब है लिंगर्ड। एल्योर का मतलब होता है चार्म, अट्रैक्शन। लिंगर का मतलब है किसी चीज़ का कंटिन्यू करना, बने रहना, अपनी जगह से हिलना नहीं। सैलरी रिविजन्स की वर्ब है मेड। डाउन टर्न का मतलब होता है, बताया ना आपको मैंने, मंदी को बोलते हैं, स्लो डाउन को बोलते हैं, रिसेशन को डाउन टर्न। कशी यानी बहुत आरामदायक। 11 बजे गए, 4 बजे आ गए, काम किया नहीं किया, है ना, किसी ने पूछा नहीं आपसे। आजकल ऐसा है नहीं। गवर्नमेंट जॉब में आपका तेल निकाल दिया जाएगा, सरकार जो सैलरी देगी उसका मतलब एक एक बूंद का हक आपसे ले लेगी। तो आजकल कशी जॉब्स बची नहीं है, लेकिन फिर भी लगता है लोगों को कशी जॉब्स हैं। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे। कह रहा है जी फास्ट फॉरवर्ड टुडे एंड दिस वंस डिग्निफाइड परस्यूट हैज़ बिकम एन एपिडेमिक। कह रहा है जी जो फास्ट फॉरवर्ड करते हैं आज को, ये जो पीछे हुआ था, इस चीज़ों को और आगे ले आए 2024 तक फास्ट फॉरवर्ड करके। तो एक वक्त में जो डिग्निफाइड ये परस्यूट था, परस्यूट यानी ख्वाहिश, किसी चीज़ का क्वेस्ट, और डिग्निफाइड मतलब फुल ऑफ डिग्निटी, जिसमें आपकी गरिमा हो। तो ये गरिमापूर्ण जो ख्वाहिश हुआ करती थी आईएएस बनने की, अब बन चुकी है एक महामारी, एक बन चुकी है एपिडेमिक। वंस डिग्निफाइड परस्यूट की वर्ब है हैज़ बिकम। कह रहा है द सिविल सर्विसेज हैव ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ सेडक्टिव ट्रैप। जो सिविल सर्विसेज हैं वो बदल चुकी हैं, ट्रांसफॉर्म हो गई हैं एक लुभाने वाले जाल में, ट्रैप में। विद एन एंटायर इंडस्ट्री प्रेइंग ऑन एस्पिरेंट्स हु चेज ड्रीम्स विद लिटिल चांस ऑफ सक्सेस। कह रहा है और ये सारा काम हो रहा है एक पूरी इंडस्ट्री के प्रे ऑन करने के साथ ही, शिकार करने के साथ ही। प्रे ऑन करना, किसी का शिकार करना, एस्पिरेंट्स का, एग्ज़ाम देने वाले बच्चों का,
और जो वो बच्चे जो चेज़ कर रहे हैं इस सपने को, जिस सपने का चांस जो है लिटिल है, सक्सेस का चांस जिसमें बहुत कम है, तो इस चीज़ के साथ ही सिविल सर्विसेज एक महामारी में बदल गई है। अच्छा, एक चीज़ और हुई है इसके साथ में, विद एन इंडस्ट्री प्रेइंग ऑन, ये तो है ही, दूसरा काम एक और हुआ है। दूसरा ये हुआ है जी, काउंटलेस होपफुल्स स्टिल क्लिंगिंग टू द ड्रीम ऑफ बिकमिंग एन IAS ऑफिसर आफ्टर न्यूमरस फेल्ड अटेम्प्ट्स। कह रहा है इससे भी घातक ये चीज़ है कि ये काम हुआ है बहुत काउंटलेस होपफुल्स लोगों के साथ ही। होपफुल मतलब जिनमें बहुत आशा है, और काउंटलेस मतलब जिनको गिना ना जा सके। कह रहा है उनके आज भी चिपके हुए होने के साथ ही, क्लिंग टू हुए किए होने के साथ ही उस सपने को जो है बनने का एक IAS ऑफिसर, और ये काम वो कर रहे हैं न्यूमरस फेल्ड अटैम्प्ट्स के बाद, बहुत सारी, समझ गए ना, नाकामयाबियों के बाद। मतलब 7 साल से, 6 साल से, 8 साल से UPSC दे रहा है कोई लड़का या कोई लड़की, तो ये भी काउंटलेस आपको ऐसे बच्चे मिलेंगे जिनका सपना है बस वो पूरा ही करेंगे। सिविल सर्विसेज की वो हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड, प्रे ऑन करना, किसी चीज़ को विक्टिमाइज, किसी चीज़ को विक्टिमाइज करना, अपना टारगेट बनाना। तो एक कोचिंग इंडस्ट्री है जो टारगेट बनाती है बच्चों को, सपने दिखा करके। सपने बच्चे खुद भी देख रहे हैं और कोचिंग इंडस्ट्री और दिखाती है आपको, बार बार दिखाती है। चलिए, क्लिंग ऑन करना या किसी चीज़ से चिपक जाना, होल्ड ऑन टू करना और क्लिंग टू एक ही बात है। होल्ड ऑन टू, देखो क्लिंग के बाद में भी ऑन लग सकता है लेकिन ये ऑप्शनल होता है, और होल्ड ऑन टू तो पूरा होता ही है, इसमें ऑन के साथ ही होगा। जब भी किसी चीज़ को जकड़ेंगे, चिपकेंगे उससे, इसको आप यूज़ करेंगे। इसका एग्जांपल लेना हो क्लिंग टू का, तो जैसे बच्चा अपनी माँ को पकड़ लेता है ना डर के, छोटा सा बच्चा, वो क्लिंग टू करता है अपने मदर के साथ। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं। कह रहा जी, द रीसेंट ड्राउनिंग ऑफ 3 एस्पिरेंट्स हैज़ स्पार्क्ड कॉल्स फॉर रेगुलेटिंग कोचिंग इंस्टीट्यूशंस। कह रहा जी, रिसेंट ड्राउनिंग है, रिसेंट में जो डूबने का काम है, ड्राउन करना है नहीं, डूबना, डूबने का काम है 3 एस्पिरेंट्स का, इसने स्पार्क कर दिया, भड़का दिया है, इंसाइट कर दिया है ऐसी कॉल्स या मांगों को। और किस चीज़ की हैं ये कॉल्स? हैं रेगुलेट करने की कोचिंग इंस्टीट्यूशंस को। और क्या करने की है? एंड इन्फोर्सिंग अर्बन रेगुलेशंस, लगाने की अर्बन रेगुलेशंस को। अर्बन रेगुलेशंस मतलब शहरीकरण की रेगुलेशंस। बेसमेंट में कोचिंग नहीं चलेगी, फायर सेफ्टी होगी, बिल्डिंग में 4 एंट्री होंगी, 2 एग्जिट होंगी, इनको बोलते हैं रेगुलेशंस। कह रहे जी, डैश लगा के, आयरोनिक डिमांड्स फ्रॉम द वेरी ब्यूरोक्रेसी हुज इनकॉम्पिटेंस कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द ट्रेजेडी। और कह रहा है ये विरोधाभास वाली डिमांड्स कहाँ से आई हैं? उसी ब्यूरोक्रेसी से आई हैं, उसी सरकारी तंत्र से आई हैं जिसकी इनकॉम्पिटेंस, जिसकी असक्षमता, जिसके नकारेपन ने इस ट्रेजेडी में कंट्रीब्यूट किया। मतलब बच्चे डूब गए तो सरकार कोचिंग वालों को डांट रही है, उनकी कोचिंग बंद करवा रही है, ताले लगवा रही है, और कह रही है कि अर्बन इन रेगुलेशंस को आपको फॉलो करना है। आप ही ने तो अर्बन रेगुलेशन बनाई हैं, और आप ही के नकारेपन की वजह से तो कोचिंगें चल रही हैं इतने वक्त से। आज बच्चे डूब गए तो आपको लग रहा है कि कोचिंग वालों की गलती है। तो ये आयरोनिक डिमांड है आपकी तरफ से। डिमांड वो करता है जिसके बस में कुछ ना हो, आपके तो सब कुछ बस में था, समझ गए? चलिए, ड्राउनिंग की वर्ब है स्पार्क, स्पार्क करना, भड़काना किसी इंसिडेंट को। आयरोनिक मैंने आपको बता दिया, विरोधाभास भरा, पैराडॉक्सिकल। इनकॉम्पिटेंस यानी नकारापन या असक्षमता, इसकी वर्ब है कॉन्ट्रीब्यूटेड टू। कह रहा है जी, द रूट ऑफ द प्रॉब्लम इज डीपर देन फ्लड वाटर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लडर्स। कह रहा है जो रूट है इस प्रॉब्लम का वो गहरा है फ्लड वाटर से, बाढ़ के पानी से, और एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लंडर से, प्रशासन में होने वाली कमियों से। ये बाढ़ की वजह से या प्रशासन की कमियों की वजह से नहीं हुआ। इस समस्या का रूट बहुत गहरा है। एक अजीब सा चाम बच्चों में आ गया जो सब घर बार छोड़ करके अपनी पूरी जवानी भस्म करने के लिए तैयार है ना, एक ऐसी जॉब के लिए जिसमें उनको 4 या 5 सिलेक्शन के मौके मिलने के बाद भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो ये रूट कॉज को हमें एड्रेस करना है। कह रहा है जी, टू एड्रेस दिस वी नीड टू रीथिंक द सिस्टम। इसको एड्रेस करने के लिए हमें ज़रूरत है सिस्टम को रीथिंक करने की, एक नया विचार से सिस्टम के बारे में सोचने की। अब क्या क्या काम करने हैं, ये सारे काम बताए गए हैं। फर्स्ट, लोअर द अपर एज लिमिट फॉर कैंडिडेट्स टू 25। सबसे पहले अपर एज लिमिट जो है कैंडिडेट्स की, उसको 25 साल तक खींच के नीचे ले आओ। यानी 25 की एज तक सरकारी नौकरी मिलेगी, अगर लेनी है तो ले लो, उसके बाद आपको 35 तक, 38 तक, 36 तक, 32 तक चांस नहीं मिलेगा। तो ये काम किया जा सकता है ताकि ज़्यादा वक्त ख़राब ना हो। और कह रहा है जी, ये हो सकता है विद सम ली वे फॉर स्पेशल कैटेगरीज, थोड़ी गुंजाइश के साथ, फ्रीडम के साथ स्पेशल कैटेगरीज के लिए।
SC ST के लिए या कोई फिजिकली हैंडीकैप है उसके लिए 25 की जगह 26 कर दो, 27 कर दो। तो ये काम आपको करना होगा। फिर क्या काम करना है, एंड कैप द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, कैप कर दो, मैक्सिमम लिमिट लगा दो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स पे। लोअर और कैप दोनों वर्ब्स हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस है, एक आदेश दिया गया है, एक सजेशन दिया गया है। ऐसे सेंटेंस में वर्ब की बेस फॉर्म ही सब जो है दिखाई जाती है ना। ब्रिंग मी सम वाटर, स्विच ऑफ द लाइट्स, लोअर द अपर एज लिमिट, कैप द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। तो वर्ब से जब भी सेंटेंस शुरू हो, क्लोज शुरू हो, उनमें सब्जेक्ट अंडरस्टूड है यू। आप ही लोअर करेंगे, आप ही कैप करेंगे, है ना। तो यहाँ पे यू जो दोनों का सब्जेक्ट बना हुआ है। लीव है आपने देख लिया, एल्बो रूम या किसी चीज़ को करने की गुंजाइश या, है ना, फ्रीडम। फिर क्या करना है जी इसके बाद, एक सेकंड रुकना, आज ऊपर नीचे हो गए सारे मीनिंग्स। कह रहा है जी दिस वुड कर्व द कोचिंग इंडस्ट्रीज रैम्पेंट ग्रोथ। ये चीज़ कर्व करेगी, कंट्रोल करेगी कोचिंग इंडस्ट्री की रैम्पेंट ग्रोथ को, धड़ल्ले से होने वाली ग्रोथ को। रैम्पेंट समझते हैं ना, जिसको रोका ना जा सके, जिसको रोकना बड़ा मुश्किल हो, तो ये चीज़ जो है उसको रोकेगी। कह रहा है विच थ्राइव्स ऑन द एंडलेस साइकिल ऑफ फेल्ड अटेम्प्ट्स। ये वही कोचिंग इंडस्ट्री है जो थ्राइव ऑन करती है, जो ब्लॉसम करती है, जो फ्लरिश करती है एंडलेस अटेम्प्ट्स पे, एंडलेस साइकिल पे फेल्ड अटेम्प्ट्स का, है ना। जितनी बार आप फेल हो गए उतना कोचिंग वाले को फ़ायदा होगा। पहली बार में अगर आप पास हो गए बिना कोचिंग लिए हुए तब तो बहुत ही नुकसान हुआ। कोचिंग लेकर के भी पास हो गए तो भी कोचिंग वाले को नुकसान लगता है, क्योंकि उसको लगता है ये दूसरी बार नहीं आएगा, अब कोई नया आदमी ढूंढना पड़ेगा, उसको तैयार करना पड़ेगा कि तू तैयारी कर। तो ये रैम्पेंट ग्रोथ ऐसे ही कम हो सकती है जब आप ये दोनों काम कर दें। कर्व करना, कंट्रोल करना, किसी चीज़ पे लगाम लगाना, थ्राइव ऑन करना, किसी चीज़ का फलना फूलना। कोचिंग इंडस्ट्री फलती फूलती है इसी साइकिल पे। कह रहा है जी ऑल्सो लेट अस बर्स्ट द मिथ दैट गवर्नमेंट जॉब्स आर द ओनली वे टू सर्व द नेशन। कह रहा है साथ ही साथ आओ बर्स्ट करें इस मिथ को, आओ इस मिथक को, इस गलत नोशन या ख्याल को फोड़ें। बर्स्ट करना यानी गुब्बारे को फोड़ना। तो ये ख्याली गुब्बारा जो है, मिथ है गलत ख्याल का, इसको भी बर्स्ट करें। कौन सी धारणा को तोड़ना है कि सरकारी जॉब्स ही अकेला तरीका है देश की सेवा करने का, सर्व करने का नेशंस को। ऐसा नहीं है। टीचिंग, अकाउंटिंग एंड अदर प्रोफेशंस आर इक्वली वैल्यूबल इन द नेशन बिल्डिंग। ये तीनों काम जो हैं, दूसरे भी, टीचिंग, अकाउंटिंग और दूसरे प्रोफेशंस, ये भी उतने ही कीमती हैं देश के निर्माण में, नेशन बिल्डिंग में। पब्लिक सर्विस इज़ नॉट द एक्सक्लूसिव टिकट टू मेकिंग अ डिफरेंस। पब्लिक सर्विस जो है कोई ख़ास टिकट नहीं है, ख़ास मौका नहीं है एक डिफरेंस को मेक करने का, समाज में कुछ बदलाव लाने का। मेक अ डिफरेंस करना यानी कुछ चीज़ें बदलना, चीज़ों को सुधारना। तो पब्लिक सर्विस जो है एक अकेला टिकट नहीं है चीज़ों को सुधार करने का। ऑनेस्ट हार्ड वर्क एवरीवेयर कंट्रीब्यूट्स टू द ग्रेटर गुड। अगर हार्ड वर्क किया जाए, ईमानदारी के साथ कहीं भी किया जाए, तो वो ग्रेटर गुड में कंट्रीब्यूट करेगा, समाज की भलाई के अंदर योगदान देगा। सिंपल था आर्टिकल, ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। अब कुछ मैं अपनी छोटे मोटे पर्सनल ओपिनियंस इस आर्टिकल से जुड़े हुए आपसे शेयर करूंगा, शायद किसी 1 या 2 या 5 बच्चे के भी काम आ जाए। उससे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देख लो। ये होपफुल्स देख रहे हो आप, अजीब सा वर्ड लग रहा है कि नहीं लग रहा आपको? फुल्स, पीछे एस लगा हुआ। देखो ये वर्ड ही ऐसा अजीब है क्योंकि ये कॉन्सेप्ट अजीब है। अंग्रेजी में जिन वर्ड्स के बाद में फुल आता है, जिन नाउन्स के बारे में बाद में, उन नाउन्स का प्लूरल बनाते हुए आपको फुल के पीछे एस लगाना है। आपका मन करेगा कि बीच में एस लगाऊं, लेकिन लगेगा फुल के बाद। जैसे स्पून फुल मतलब चम्मच भर के, पॉकेट फुल मतलब जेब भर के, हैंड फुल मतलब मुट्ठी भर के, माउथ फुल मतलब मुंह भर के। अगर चम्मच भर के कोई चीज़ है और कई चम्मच भर के है, मतलब प्लूरल बनाना है, तो स्पून्स फुल नहीं लिखेंगे आप लिखेंगे स्पून फुल्स। लग रहा है ना अजीब? एक चम्मच है तो सर स्पून फुल लिख दिया, बहुत सारे हैं तो स्पून्स फुल लिखूंगा, नहीं। स्पून फुल अपने आप में एक वर्ड है। अगर आपको चम्मच भर के कई चम्मच का कोई काम करना है, 5 चम्मच चीनी डालनी है, तो 5 स्पून फुल्स ऑफ शुगर, एस लगेगा लास्ट में। माउथ फुल यानी जितना आपके मुंह में आ सके, है ना। माउथ फुल ऑफ कोई भी ड्रिंक आपने ली, लेकिन अगर आपने उसके 3-4 बार मुंह भर के आपने उसको पिया तो आपने माउथ फुल्स किया। पॉकेट फुल मतलब जेब भर के, कई पॉकेट भर गई हैं तो पॉकेट फुल्स है। हैंडफुल मतलब मुट्ठी भर, और कई मुट्ठियाँ भर चुकी हैं तो हैंडफुल्स। ऐसे ही आप कप फुल, बैग फुल, जार फुल, कार फुल, हाउस फुल, हॉप फुल, याद रखना ये सभी वर्ड्स को प्लूरल बनाते हुए पीछे एस लगाएंगे। हाउसेज फुल, कार्स फुल, जार्स फुल, बैग्स फुल, ऐसा मत लिख करके आना, गलत हो जाएगा।
ठीक है, कॉन्सेप्ट ईजी था। देखिए एज एन एजुकेटर मैं आपसे कभी नहीं बोल पाऊँगा, मैं मतलब कोई भी एजुकेटर, कि सरकारी नौकरी की तैयारी मत करो। भाई हमारे चल रहे हैं कोर्सेज फुल फ्लेजेड 500 रुपये से लेकर के 50,000 तक के। आप जब कोर्स लोगे उसी से हमारा घर चलेगा। तो कभी भी ना ही आपको ये नहीं बोलेगा कि बाल मत कटाओ, है ना। तो एजुकेटर भी यही बोलेगा कि तैयारी करो और करते रहो। 12th फेल बन जाओ, 12th फेल मूवी वाला पूरा कहानी कर दो, 5 साल 10 साल तक तैयारी करो, लास्ट में सक्सेस मिलेगी। लेकिन सच बात यह है कि तैयारी आपको 2 या 3 साल से ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। मैं पूरा प्लान दे देता हूँ आपको छोटा सा, क्या करना चाहिए आपको। अगर आप इस कैटेगरी में हैं, कैटेगरी 1 में, ध्यान से देखना, कैटेगरी 1 ऐसे बच्चे जो नॉन रिजर्व्ड हैं, ठीक है, रिजर्वेशन में नहीं आते हैं, जिनका खुद का घर है, मतलब उनके मम्मी पापा का खुद का घर है और एनुअल इनकम 10 लाख पर एनम से ज़्यादा है, ठीक है। अगर इस कैटेगरी में है ना, तो सरकारी नौकरी आपके लिए नहीं बनी है। आप कैसी भी सरकारी नौकरी पकड़ लो, छोड़ करके वो 1000 IAS की जिसके लिए पूरा देश बावला होकर घूम रहा है, उनको छोड़ दो ना। आप कैसी भी सरकारी नौकरी पकड़ लो, जो लाइफस्टाइल आपके पेरेंट्स ने आपको दिया, आप इस नौकरी में उस लाइफस्टाइल को जी ही नहीं सकते। मतलब एक आदमी है जो, समझ रहे हो आप, 10वीं मंजिल से शुरू कर रहा है, 10वीं मंजिल पे रहा है और अचानक से उसको ग्राउंड फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर पे आकर के रहना हो। मतलब आप इतने पड़ाव आगे आ चुके हो अपने मम्मी पापा की वजह से, और सरकारी नौकरी दे करके आप अपना जीवन स्तर खुद खराब करोगे। तो आपको क्या करना है, अगर बहुत मन में बहुत ज़्यादा कसक है तैयारी करने की, तो कैटेगरी 1 वालों को नॉट मोर देन 2 चांसेस, 2 चांस दे करके देख लो। होगा तो ठीक, नहीं होगा तो मैं आपको कुछ फील्ड्स बताता हूँ, उसके अंदर आप एक्सप्लोर करना। कैटेगरी 2 वाले हैं, इनको बिल्कुल करनी चाहिए। जो लोग रिजर्व्ड कैटेगरीज में हैं, हैंडीकैप्ड हैं, है ना, SC ST OBC में आते हैं, जिनका ओन हाउस नहीं है, और मेन चीज़ क्या है, इनकम इज़ लेस देन 10 लाख पर एनम। सरकारी नौकरी आप ही के लिए बनी है। अचानक से आपको एक बूस्ट मिलेगा समाज के अंदर, आर्थिक और सामाजिक स्तर पे आपको कुछ फ़ायदे मिलेंगे, सरकारी नौकरी का आपको लेना चाहिए फ़ायदा। लेकिन आपके लिए भी नॉट मोर देन 4 चांसेस। थोड़ा आपको हार्श लगेगा, लेकिन 4 चांसेस में नहीं हुआ तो मेरे भाई, जितनी मैंने दुनिया देखी है मैं आपको बता देता हूँ, नहीं होगा। कड़वा लगेगा आपको, ठीक है, लेकिन ठीक बात जो है सच है ना। 4 चांसेस में अगर आपका नहीं हुआ ना, तो नहीं ही होगा। अब ये एग्जाम्पल मत देना, वो मेरा पड़ोसी था उसके 11वें चांस में हो गया था उसका। मेजॉरिटी, जब 1 लाख लोगों की बात करते हैं तो हम उनमें से 10 20 15 लोगों को अलग कर ही देते हैं जो अपवाद हैं, बाकियों की बात करते हैं ना। 4 में हो गया तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दो। अब करना क्या है, जो कैटेगरी 1 के हैं और कैटेगरी 2 के हैं, जिनके 4 चांसेस हो गए हैं, देखो जी, अगर आप थोड़े पैसे वाले हैं और साइंस के फील्ड से आते हैं, तो आपको नर्सिंग, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, ये दोनों फील्ड पकड़ने चाहिए। ब्लू ओशियन अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ज़्यादा कंपटीशन नहीं मिलेगा और बहुत आपको, देखो एक तो आप MBBS कर लो, मैं बोल ही नहीं रहा आपको, जो MBBS करने वाला बच्चा है वो बैंक क्लर्क का पेपर देगा ही नहीं, उनकी बात नहीं हो रही। मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने डॉक्टरी के बारे में सोचा था, या आपका हुआ नहीं, या आपने कभी सोचा ही नहीं है। डॉक्टर बनने हैं तो वो डॉक्टर वाला ही काम करता ना, वो ये सब काम क्यों करता सरकारी नौकरी का। तो आपको नर्सिंग और एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, जो कि डॉक्टर से थोड़े ईजी कोर्सेज हैं, इनके अंदर इनरोल करना है। शॉर्ट जॉब्स हैं, अच्छी जॉब्स हैं, कंपटीशन बहुत कम है। एक्सप्लोर करो इनको नेट पे। नर्सिंग करके आप ANM GNM बन सकते हैं, ठीक है। दोनों में थोड़ा फ़र्क है। GNM को प्राइवेट में बहुत अच्छी नौकरी मिलती है और ANM को सरकारें रिक्रूट करती हैं, लेकिन ANM को प्राइवेट में सैलरी कम मिलती है। मैं GNM ही प्रेफर करूँगा। नर्सिंग करते ही आपको 35 से 40 हज़ार रुपये किसी भी टीयर 2 सिटी के अंदर हॉस्पिटल्स में मिल जाएंगे। जो लोग कॉमर्स के हैं, हमेशा गो टू ऑप्शन है उनका जी CA एंड CS। करो ना मेहनत, किसने रोका है आपको। यहाँ भी तो 8 साल ख़राब करने वाले हो अपने। BBA करो, उसके बाद MBA करो, क्यों नहीं कर सकते। इनफैक्ट BBA और MBA मैं सभी को सजेस्ट करता हूँ जो लोग आर्ट्स के भी हैं, ठीक है ना। BBA तो आप नहीं कर पाओगे, लेकिन MBA ज़रूर कर सकते हो।
अपना जो भी ग्रेजुएशन किया उसके बाद में किसी अच्छे कॉलेज से एमबीए करने की कोशिश करो, मार्केटिंग का फील्ड पकड़ो, फाइनेंस का फील्ड पकड़ो, जॉब्स मिलेंगी, बहुत अच्छी जॉब्स हैं बाज़ार में। 25,000 से शुरू करो, 5 साल बाद आपको पता नहीं होगा, समझ गए ना, स्ट्रगल 3 4 5 साल की है। तो ये फील्ड्स आपको पकड़ने हैं। फिर एक फील्ड है जी, जनरल फील्ड है, जिनका कंप्यूटर में इंटरेस्ट है, डेटा साइंटिस्ट एंड एआई। नेट पे सर्च करना, कुछ आपको यूनिवर्सिटीज़ मिलेगी ग्रोथ स्कूल जैसी, ठीक है ना। मैं इनको प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको। ऐसी और भी कई आपको अपॉर्चुनिटी मिलेंगी अलग अलग यूनिवर्सिटी में, जहाँ डेटा साइंटिस्ट और एआई की तैयारी आपको करवाया जा रहा है। गिग इकॉनमी का पार्ट बनेंगे आप, फाइवर पे, अपवर्क पे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे। इन चीज़ों के अंदर बहुत काम है। एक और कोर्स है प्रोफेशनल एडिटिंग का। प्रोफेशनल अगर एडिटर बन जाते हैं, 40 से 50,000 रुपये के अंदर आपको, मतलब मंथली आपका जो है ना सेट हो जाता है मामला। इसके लिए आपको ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं, फाइवर और अपवर्क। मैं बहुत सारा डेटा आप पे फेंक रहा हूँ, आपको लग रहा होगा सर ये क्या क्या बोल रहे हो। फाइवर, अपवर्क, इनको सर्च करना है इन वेबसाइट्स को। अगर आपके पास कला है, आपको एआई का कुछ काम आता है, प्रोफेशनल एडिटिंग जानते हो, रिज्यूमे राइटिंग कर लेते हो, तो ये सारी वेबसाइट्स के ऊपर जाकर के आप काम करेंगे। क्लाइंट्स आपको ऑर्डर देंगे, घर से ही काम करना है, घर में पैसे आ जाएंगे शाम को बैंक अकाउंट में, किसी की नौकरी नहीं करनी है। तो इसको बोलते हैं गिग इकॉनमी। गिग इकॉनमी, इसमें फुल फ्लेक्सिबिलिटी और बहुत अच्छा पैसा, जितना काम उतना पैसा, जब तक काम उतना पैसा। तो ये एक्सप्लोर करो ना यार, अपनी आज़ादी, अपने हिसाब से, और खूब सारा पैसा। ज़िंदगी में कुछ बनने पे फोकस करने की बजाय आपको पैसा कमाने पे और हैप्पीनेस और पीस कमाने पे फोकस करना है, ठीक है ना। क्लर्क बन के अगर खुशी आपको मिल रही है, उससे कहीं ज़्यादा खुशी आपको इन फील्ड्स में मिल जाएगी। चलिए रैपअप करेंगे, ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा इसको मैं। कुछ और गाइडेंस चाहिए हो इस चीज़ के लिए तो मैं एक अलग से सेशन और भी करने वाला हूँ। इन सारे फील्ड्स को कभी एक्सप्लोर करेंगे अपने थोड़ा सा लंबा वीडियो के अंदर। अब अपने क्विज़ पे आ जाओ फटाफट से। इनमें से कौन सी टोन है इस आर्टिकल की? ऑप्टिमिस्टिक, सिंपैथेटिक, सार्डोनिक, इंडिफरेंट। टोन आपको मैंने शुरू में करा दी थी, मेरे ख्याल से कोई कन्फ्यूजन होना नहीं चाहिए। सार्कास्टिक और सार्डोनिक टोन में लिखा हुआ आर्टिकल है, व्यंग्य या उपहास कर रहा है भारत के बच्चों पे। चलिए, थीम या सेंट्रल आइडिया क्या है इस आर्टिकल का? इस आर्टिकल को अगर एक सेंटेंस में बताना हो तो वो सेंटेंस क्या होगा? थीम यही है कि सिविल सर्विस सेवाएं जो है या सरकारी जॉब जो है एक ट्रैप है, एक जाला है। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन आपकी हो रही है इस जॉब से। फ्लॉड सिस्टम है, जितना इजी आपको और जितना अच्छा लग रहा है उतना ही सिस्टम अच्छा नहीं है ना। ना तो वो जॉब बड़ी आसान है और बहुत अच्छी है, ना उसको पाना बहुत आसान है जितना आपको लग रहा है। चलिए, कह रहा है जी कोचिंग इंडस्ट्री की कौन सी प्रॉब्लम को आर्टिकल समझाता है? ये क्वेश्चन तो मेरे ख्याल सभी का सही होगा। देखिए जी, कोचिंग इंडस्ट्री जो है अंडर रेगुलेटेड है और बच्चों के रिपीटेड फेलियर्स का फ़ायदा उठाती है। फेल होते हुए बच्चों को दुधारू गाय बना करके, है ना, उनके मज़े ले रही है, उनसे पैसा ले रही है। तो ये कोचिंग इंडस्ट्री की प्रॉब्लम है। बीच के क्वेश्चंस खुद से सॉल्व कर लोगे? शायद ये फ्रेजल वर्ब आज फिर से रिपीट होगी, पूछी मैंने आपसे कल थी, चलो आज फिर से कर देना। एल्बो रूम, रैम्पेंट, ऐसा आदमी जो बहुत जल्दी मान लेता हो किसी की बात को, और स्टीयर क्लियर ऑफ। इसकी जगह लिख देता हूँ मैं समवन या समथिंग दैट कैन बी ट्रस्टेड और बिलीव्ड। ऐसी चीज़ जिस पे ट्रस्ट या बिलीव आपको बहुत आसानी से आए, उसको क्या बोलते हैं? आदमी की बात नहीं कर रहे हैं, उस चीज़ की बात कर रहे हैं जिस पे आपको ट्रस्ट आए। चलिए, चारों ये वोकैबुलरी क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट कमेंट में आंसर डाल दिए मैंने वीडियो के नीचे, आप जाके वहाँ से चेक कर लेना। लास्ट में आपको मिलेंगी 3 एरर्स। पहली आपको मिल सकती है इस वर्ड की वजह से, दूसरी मिल सकती है इस वर्ड के आसपास, और तीसरी आपको एरर ज़रूर से मिलेगी इस वर्ड के आसपास। आंसर्स इन द फर्स्ट कमेंट बिलो दिस वीडियो, जाके चेक करना। आउट ऑफ 10 कितने मार्क्स मिले ज़रूर से बताना। क्लास कैसी लगी आज की? पूरी देखने वाले बच्चे पीडी लिख दिया करो, इंटरेस्टिंग लगी तो पीडीआई लिखा करो। कुछ और आपका सुझाव हो, आपके मन की कोई बात हो इसी मुद्दे से रिलेटेड, ज़रूर से कमेंट सेक्शन में शेयर करें। मुझे बहुत अच्छा लगता है पढ़ करके, है ना, जब भी आप कुछ शेयर करते हैं अपने मन का। अंटिल देन